है रोज किसी अंधियारे में, न जाने हम कितना रोए, न जाने हम कितना रोए हंसने की तैयारी में। तो अरविंद ने हमको आज हंसने का मौका दिया है। हम 70 साल से रो रहे थे। आशुतोष भाई, आपका मंच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं आदर्श नगर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि 7 फरवरी को जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो उस दिन एक ईमानदार आदमी को आप अपना साथी बनाकर, अपना दोस्त बनाकर झाड़ू पे मुहर लगाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत कठिन, बहुत लंबी है और बहुत जटिल भी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली में हमारा जिन लोगों से सामना है, जिन लोगों के खिलाफ आज चुनाव लड़ा जा रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 68 साल से इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश के साथ घोटाले किए हैं, इस देश को एक ऐसा मुल्क बना दिया है। आप लोग कृपया आगे देखें, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां इस तरीके की हथकंडे और हरकतें करती रहती है, आप लोग निश्चिंत रहें। दोस्तों, मैं आप आगे देखें। जब जब ईमानदार की लड़ाई होगी, तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि ये लड़ाई आसान नहीं है। जब तक ईमानदार लोग व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई को लड़ेंगे, तब तक इस व्यवस्था को जिन लोगों का लाभ होने वाला है, जो लोग इससे फायदा पहुंचाने वाले हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदले। क्योंकि इन लोगों की पूरी लड़ाई होगी कि ईमानदार लोगों को पूरी व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए और बेईमान लोग जैसे पिछले 68 साल से देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से इस देश को लूटते रहे। इसलिए में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नाक पर मुक्का मारने का काम किया गया, किस तरीके से बनारस के अंदर उन पर हमला किया गया, किस तरीके से दिल्ली के अंदर उन पर हमला किया गया। यह बहुत आसान काम है। आप कुछ लोगों को चंद हजार रुपए दे दीजिए और उसके बाद आपकी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए लोग आ जाएंगे। यह बहुत आसान काम है। लेकिन लोकतंत्र का नाम है बहस करना। अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा है तो उसको समझाना, और अगर आपकी बात बहुमत में नहीं है तो अपनी बात को बहुमत में लाना। हमने 0 से शुरुआत की थी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चाहते तो वो भी एक किसी बड़ी पार्टी का सहारा ले सकते थे, वो भी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने 0 से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, अगर देश के अंदर नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करनी है, अगर वैकल्पिक राजनीति की बात करनी है, तो हमें उन पार्टियों के साथ मिलकर काम नहीं करना होगा, बल्कि हमें नए से शुरुआत करनी होगी। हमें 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। और ये शुरुआत हम इसलिए कर पाए क्योंकि देश के अंदर पिछले लंबे सालों से एक तड़प है। व्यवस्था के अंदर जो तमाम घोटालेबाज, बेईमान लोग बैठ गए हैं, जिस तरीके से राजनीति को गंदा करने का काम किया है, और राजनीतिक होना अपने आप में गंदगी का पर्याय बन गया है, वो बिना नई शुरुआत के नहीं हो सकता है। तो जब अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी का गठन किया, उनके साथ ईमानदार लोग जुड़े, तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग शुरू में कहते थे कि आम आदमी पार्टी के लिए या आम आदमी पार्टी जैसे लोगों के लिए सड़क पर धरने देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप राजनीति की बिसात पर उतरोगे तो आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। और जब आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, जब
जब अरविंद केजरीवाल गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गए, जब 45 डिग्री का ना टेम्परेचर देखा, ना 4 डिग्री का टेम्परेचर देखा, सही बात है। तो लोगों का जब समर्थन मिलना शुरू हो गया, तो 1 साल पुरानी पार्टी ने उन तमाम लोगों को इस बात का एहसास करा दिया कि राजनीति वाकई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। राजनीति ईमानदारी से अगर करने कोई निकल जाए तो 1 साल के अंदर पूरे देश की फिजा को बदल सकता है। और इसी दिल्ली शहर में जहां अरविंद केजरीवाल को गटर का कीड़ा कहने का काम किया गया, इन्हीं अरविंद केजरीवाल को, जिनके बारे में कहा गया कि वो ठग हैं, जिनके बारे में कहा गया इनको सिर्फ भरने देने आता है, उन्हीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 1 साल के अंदर दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था 28 सीटें उनको मिली। ये 28 सीटें अपने आप में इतिहास इसलिए है क्योंकि इन 28 सीटों को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहिसाब पैसा नहीं बहाया, बेहिसाब मसल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का काला धन नहीं लिया, बल्कि मेहनत की, आप सब लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, आप सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, इसलिए 28 सीटें। और अभी भाई पवन ने बड़ी अच्छी बात की कि आज दिल्ली के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे के सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, देश का वित्त मंत्री, जिसको आज की तारीख में बजट बनाना चाहिए था, उसकी पार्टी का अध्यक्ष और 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबको झोंक दिया है दिल्ली के अंदर। आधी कैबिनेट आज दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। ये कैबिनेट, ये मुख्यमंत्री, ये सांसद, ये तो नहीं गए महाराष्ट्र में, ये तो नहीं गए हरियाणा के अंदर, ये तो नहीं गए झारखंड में, इनमें से कितने गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा जीता, बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता, बीजेपी ने झारखंड जीता और बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी जहां इनका खाता नहीं खुलता था वहां नंबर 2 की पार्टी बनके उभरे। दिल्ली में क्यों? हमारे पास तो लुटाने के लिए करोड़ों का बेहिसाब पैसा नहीं है। मैं आज भी नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद भी, जब मैं नौकरी में था तो बड़ी गाड़ी में घुमा करता था, लेकिन पिछले 1 साल से बेरोजगार हूं मैं आज मौका मिलता है, जब मौका मिलता है मैं मेट्रो में चलता हूं, अपने साथियों से कहता हूं कि मुझे फला मेट्रो स्टेशन पे गेट नंबर पे मिल जाना, मैं वहां चला जाता हूं, उनसे मिलता हूं कि गाड़ी में बैठता हूं और प्रचार करने निकल जाता हूं। कितने बीजेपी के नेता, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को लात मारा है। हमारे बीच में दिलीप पांडे जैसा लड़का भी, जो हांगकांग के अंदर डोमेन कंसल्टेंट हुआ करता था, 6 लाख रुपए की उसके महीने की तनख्वाह हुआ करती थी, और 3 साल पहले नौकरी को लात मारा और आज आपके बीच में है। कल उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कौन ऐसे सैकड़ों लड़के, सैकड़ों लोग हैं। हम क्यों निकले हुए? क्योंकि हम सबके अंदर वो आग जल रही है, हमारे अंदर वो तड़प है कि जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, जो सपना भगत सिंह ने देखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था कि एक दिन हमारा मुल्क होगा, हमारा शासन होगा, जहां ईमानदार लोग होंगे, बेईमान लोग नहीं होंगे, ऐसा सपना देखा। लेकिन जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो हमने कैसा मुल्क बना दिया है पिछले 67 सालों में? किस तरीके का मुल्क हमने बनाया है? किस तरीके का मुल्क हमने बनाया है? जिंदगी के 2 ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं, जन्म और मृत्यु। जिंदगी 2 चीजों से बनती है, जन्म से बनती है और मृत्यु के बनती है, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला होता है उसे ही जिंदगी कहते हैं, वही जिंदगी है। और हमने ऐसा मुल्क बनाया है कि जन्म और मृत्यु दोनों के लिए हमें घूस देनी पड़ती है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म का सर्टिफिकेट लेना होता है तो हमें घूस देना पड़ता है, और जब हमारे घर के अंदर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसकी मौत का जो प्रमाण पत्र लेना होता है उसके लिए भी घूस देना पड़ता है। और खुदा न खास्ता अगर घर में कोई हादसा हो जाए, मोर्चरी में लाश पड़ी हो, तो ऐसे गिफ्ट भी मौजूद हैं कि उस लाश को देने के लिए भी आपको घूस देने पर मजबूर है। गांधी जी ने तो ऐसे मुल्क का सपना नहीं देखा। शहीद आजम ने, भगत सिंह ने,
चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे मुल्क के लिए तो जान नहीं दी थी। उनके दिल में, उनके दिमाग में एक सपना था, एक हिंदुस्तान होगा जो पूरी दुनिया से न्यारा होगा, प्यारा होगा। लेकिन आज बिना घूस लिए आपका काम नहीं हो सकता, चाहे आप सर पटक के मर जाए। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको घूस देना पड़ेगा। इसलिए जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो पहले दिन अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद नहीं थी कि 200 लोग भी जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। मैंने किताब लिखी अन्ना 13 डेज दैट अवेकन इंडिया, हिंदी में जिसका तर्जुमा हुआ अन्ना क्रांति। उस किताब के रिसर्च में जब मैंने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे से बात की तो उन्होंने कहा हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हम तो सोचते थे कि 200 लोग जंतर मंतर पर आ जाएं तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जो चिंगारी जंतर मंतर से निकलेगी वो पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी, एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी। ये इस बात का सबूत था कि लोग ऊब चुके हैं जो मौजूदा व्यवस्था है उससे, जो बीजेपी कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उससे ऊब चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब 64 करोड़ का घोटाला इस देश के अंदर हुआ था, बोफोर्स का घोटाला कहा जाता था। हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर 415 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेने के बावजूद भी 1989 में इस देश ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज 64 करोड़ का घोटाला हो जाए तो लोग कहते हैं मेरी बेइज्जती मत करो, इतना कमजोर नहीं है कितने कम पैसे के लिए घोटाला करता हूं। आज कॉमनवेल्थ का घोटाला होता है 76,000 करोड़ का घोटाला, 2G का घोटाला होता है 1,72,000 करोड़ का घोटाला, और कोयले का घोटाला होता है 1,86,000 करोड़ का घोटाला। अगर आप सब लोग मिलकर लिखना चाहें 1,86,000 करोड़ तो शायद नहीं लिख पाएंगे, शायद नहीं लिख पाएंगे। और अगर इन घोटालों को अगर आप जोड़ लें तो 4.5 लाख करोड़ का घोटाला होता है। अगर ये 4.5 लाख करोड़ आज हिंदुस्तान में लगा दिया जाए तो बच्चे स्कूल के लिए महरूम नहीं रहेंगे। बच्चों के लिए अच्छा शानदार स्कूल होगा, अच्छी सड़कें होंगी। 4.5 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। तो जब हिंदुस्तान पे इतना बड़ा जुल्म किया जाएगा तो ऐसी पार्टी को लोग उठा के बाहर फेंक देंगे, और यही 2014 के चुनाव में। लेकिन हमें थोड़ा सा धोखा भी हुआ। लोग कांग्रेस पार्टी से उबे हुए थे, कांग्रेस पार्टी को हटाना चाहते थे। उनको लगा कि शायद एक नया नेता आया है जो डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, प्रोग्रेस के बारे में बात करता है, गवर्नेंस के बारे में बात करता है, लीडरशिप के बारे में बात करता है, वो हिंदुस्तान को बेहतर करेगा। लेकिन पिछले 8 महीने से जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है आप सब अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्या 8 महीने के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए? क्या एमसीडी के अधिकारियों ने पैसे लेने बंद किए? क्या सरकारी दफ्तर से दलाल भाग गए? तो फिर आपने मोदी जी ये क्यों कहा था ना खाता हूं ना खाने देता हूं? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 49 दिन की सरकार थी, तो 49 दिनों के अंदर इस दिल्ली शहर के अंदर एक करिश्मा हुआ था, एक चमत्कार हुआ था। वो चमत्कार था कि पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, सरकारी दफ्तरों से दलाल भाग गए थे। एमसीडी जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, उनके अधिकारियों के पैसे लेने के लिए रूह कांप जाया करती थी। तो अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के अंदर ये जादू कर सकते हैं, और मोदी साहब आप पिछले 8 महीने के अंदर नहीं कर पाते हैं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सही बात है, सही बात। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम आपके सामने खड़े होकर आपको सलाम करते अगर 8 महीनों के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है इस देश के अंदर, लेकिन नहीं, इसलिए आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है, इसलिए 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देते हैं और आप 8 महीने के अंदर नहीं कर पाते। आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या महंगाई खत्म हुई? क्या महिलाओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी खत्म हुई? तो किया क्या पिछले 8 महीनों? यह सवाल तो दिल्ली में लोग पूछेंगे। आपको लोगों ने वोट दिया, 1984 के बाद हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा ताकत आपको दी।
पहली सरकार है पिछले 30 सालों की जिसको अपने बल पर बहुमत मिला, जो किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं जिसको खड़े होने की। लेकिन आज दिल्ली के अंदर आपको जरूरत पड़ रही है, आपको 170 मेंबर आप पार्लियामेंट लगाने पड़ रहे हैं, आधी कैबिनेट लगानी पड़ रही है, सारे मुख्यमंत्रियों को लगानी पड़ रही है, क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी के नाम पर इस देश के अंदर वोट नहीं पड़ने वाला, दिल्ली में नहीं पड़ने वाला। यह आपको इस बात का एहसास है, इस बात का एहसास है। आपके लोगों से कहा था कि हम 100 दिन के अंदर काला धन लेकर आएंगे। भाई पवन ने बहुत अच्छा कहा, हर आदमी को उम्मीद थी कि उसके खाते में 15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, और कम से कम मेरे जैसे बेरोजगार के लिए तो बिल्कुल उम्मीद थी कि 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2-3 साल का खर्चा चल जाएगा। लेकिन मुझे भी धक्का लगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई हर आदमी को पता था कि काला धन इतनी जल्दी नहीं आने वाला, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? आप कहते हैं काला धन लाने की कोशिश करेंगे, इस देश को खुशहाल करने की कोशिश करेंगे, मुल्क आपकी बात मान ले। लेकिन जब आप ये कहोगे वोट के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लेकर आऊंगा, हर आदमी के खाते में 3 लाख जमा करूंगा, एक परिवार के खाते में 15 लाख जमा करूंगा, और 100 दिन के बाद जब आप उस पर अमल नहीं कर पाओगे, जब आपका वित्त मंत्री संसद के अंदर पी चिदम्बरम की भाषा बोलेगा और आप कहोगे कि जर्मनी के साथ तो हमारा करार है, काला धन नहीं आ सकता, तो लोग आपकी बात का आगे यकीन नहीं करेंगे। ये बात सच्चाई है, लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आज उसी का खामियाजा आपको दिल्ली के अंदर भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की हवा खराब है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 23 साल मैंने जर्नलिज्म में लगाया है। राजनीति का अगाड़ा पिछाड़ा समझना और उसके आगे के बारे में बताना मेरा काम था, मैं रोज करता था। मैं आज उस नाते कह सकता हूं। आज हमारे साथ भाई योगेंद्र यादव है, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो देश के जाने माने सफोलॉजिस्ट हैं। आज उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है, ये उनका कहना है। और एक सफोलॉजिस्ट, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो पार्टी से ऊपर उठकर बात करता है। मैंने पिछले जुलाई के महीने में भी उनसे बात की थी, मैंने अगस्त के महीने में भी उनसे बात की थी, तब उन्होंने नहीं कहा था कि हम आम आदमी पार्टी 50 सीट जीतने वाली थी। लेकिन परसों मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सफोलॉजिस्ट होने के नाते मैं कहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी की लहर दिल्ली के अंदर चल रही है, लहर दिल्ली के अंदर चल रही है। और आप हैरान मत होइएगा अगर यह आंकड़ा 50 के ऊपर बढ़ता हुआ चला जाए। आदर्श नगर तो आप वैसे ही जीत रहे हो, चिंता करने की बात नहीं है। भाई पवन शर्मा, आप तैयारी कर लो, आप विधायक हो गए इस इलाके के, आप विधायक हो यहाँ के, तैयारी करिए। लेकिन ये मौका रेटरिक्स का नहीं है, ये मौका आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, हर तबके के लिए हमने कहा है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और मैनिफेस्टो सिर्फ इसलिए जारी नहीं किया है जैसे कि बाकी राजनीतिक पार्टियां जारी कर रही हैं। पिछले 3 महीने से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के बीच में मैनिफेस्टो बनाने का एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया। राजनीति के अंदर एक अनूठा अनुपम प्रयोग हमने किया है। हमने समझा कि दिल्ली की समस्याएं क्या है। हम जानते हैं कि हमारे बीच में जो तमाम सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, जो भले किसी बड़े परिवार के हों, लेकिन सीनियर सिटीजन बुजुर्ग उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर जब आता है तो उसको इस मन का संकोच होता है कि उसका बेटा या बेटी परिवार चला रहा है, उससे 2 पैसे मांगना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको संकोच में डालें। जब उसकी तबीयत खराब होती तो कई दिन तक तबीयत बताता भी नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकारी दफ्तरों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त होगा, इलाज मुफ्त होगा। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा तो हम प्राइवेट अस्पतालों में भी उसका जो आधा है वो हम देंगे, वो हम उसको देंगे। ये हमने घोषणा पत्र में आज कहा है। हमने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होगा। हमने कहा है महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता पर सबसे ऊपर होगा। इस दिल्ली शहर के अंदर बहुत सही शेफाली जी ने कहा कि दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया गया है। दिल्ली शहर जहां हिंदुस्तान की संसद है, जहां हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बैठता, जहां पूरी की पूरी कैबिनेट है, जहां प्रधानमंत्री बैठता, वहां अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं तो लानत। इसलिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी प्राथमिकता पर महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। हम ये नहीं कहते कि हम अपराध खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कम किया जा सकता है और बहुत कम किया जा सकता है।
अगर दिल्ली के कोने कोने के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाए, छेड़खानी करने वालों को इस बात का अंदाजा लग जाए कि अगर वो छेड़खानी करेंगे तो उनकी तस्वीर आ जाएगी और वो आसानी से पहचाने जाएंगे, तो जेल जाने का खतरा होगा। आधे तो हमारे डर के मारे नहीं करेंगे। बसंत के अंदर भी छेड़खानी होती है। आज 1200 कांस्टेबल दिल्ली के अंदर है जो सीधे दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? तनख्वाह सरकार से मिलती है और काम है वीआईपी, बड़े बड़े वीआईपी के घरों में उनका जूता रगड़ना। आम आदमी पार्टी ने हिसाब लगाया, कहा कि 1200 अगर कांस्टेबल हमारी सरकार आएगी तो उनको बसेस के अंदर तैनात करेंगे और महिला सुरक्षा के लिए वहां हम ऐसा सेलफोन भी बनाना चाहते हैं जिसमें कि एक बटन, कॉमन बटन, जिस बटन को दबाइए और किसी महिला के साथ छेड़खानी हो गई तो जीपीएस के जरिए पता चल जाएगा फला जगह पर है। हम कोशिश तो करें। पिछले 8 महीने से दिल्ली शहर के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोशिश तक नहीं हुई है। हैरानी और परेशानी की बात है, परेशानी की बात। हम कोशिश करें, नाकामयाब रहे, चलो मान लिया, लेकिन कोशिश भी ना करें, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक है। और हम आपसे कहते हैं कि जब हम आपसे कहते हैं कि हम ये वादा पूरा करेंगे तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी तो 49 दिनों के अंदर हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे। हमने बिजली के दाम आधे करने का काम किया था और 48 घंटे के अंदर किया था। हमने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, खत्म करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार कम करने और खत्म करने का काम किया था। हमने कहा था कि पानी मुफ्त दिलाएंगे गरीबों को और हमने पानी मुफ्त दिलाने का काम किया था। 1 हफ्ते के अंदर फैसला किया था। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस दर्ज होगा। हमने शीला दीक्षित के खिलाफ 3 केस दर्ज किए थे। हमने मुकेश अंबानी, वीरप्पा मोइली जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। हमने 5 बड़े अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली में अफसरशाही ऊपर से नीचे तक काम की। उनको पता चल गया अगर भ्रष्टाचार करोगे, पकड़े जाओगे तो जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार रुक गया। ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी वाले 10 साल से कह रहे थे कि बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। और जब हमने फाइल निकलवाई तो पता चला झूठ बोला गया था। दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला गया था और महज 1 हफ्ते के अंदर ऑडिट का काम शुरू हो गया था। और जब से हमारी सरकार गई है ऑडिट का काम रुक गया है। कहीं कोई ऑडिट नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं। अरे भाई, अगर बिजली कंपनियों ने घोटाला नहीं किया तो ऑडिट कराने में दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आप भी अपनी रिपोर्ट सामने रखो। अगर हम झूठे हैं तो हमको फांसी पर लटका दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने कहा था कि सरकारी अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त दिलाने का काम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। आप सब लोग जब दवा लेने के लिए जाते हो तो आपको पर्ची लिख कर दे दी जाती है। बाहर के किसी मेडिकल के साथ आपका साठगांठ होता है, सेटिंग होती है और वहां आपको पैसा देके दवा लेना पड़ता है क्योंकि आपको कट मिलता है, उसमें घोटाला है। हमने वो दवा मुफ्त मिलना सुनिश्चित करवाया। हमने दवा, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने कहा सो किया, इसलिए आज भी हम आपसे वादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे तमाम व्यापारी भाई यहां मौजूद हैं, ये सारे इस बात की गवाह है कि दिल्ली के अंदर इन 49 दिनों के अंदर जिस भी व्यापारी भाई ने ईमानदारी के साथ काम किया कभी उसके घर छापा नहीं पड़ा। ये सच्चाई है, क्योंकि छापा पैसा उगाने का, भ्रष्टाचार का, घुसखोरी का बहुत बड़ा जरिया है। बेचारे व्यापारी भाइयों को पता है कौन इनके जहमत में पड़े। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अफसर होते हैं वो पहचान टारगेट करते हैं, उसके बाद छापे डलवाते हैं और उसके बाद उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे पैसा वसूला जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 49 दिनों के अंदर जब छापे नहीं पड़े तो रेवेन्यू का कलेक्शन 50% बढ़ गया। यानी अगर आप व्यापारी भाइयों पर ईमानदार हैं, अगर आप उन पर भरोसा करोगे, यकीन करोगे, गले लगाओगे, तो जो बार बार कहा जाता है कि ये टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी नहीं होगी। जब तुम खुद पैसा वसूलते हो, जो पैसा वो आपको देते हैं, भ्रष्टाचारियों को देते हैं, अगर वही पैसा सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा तो आपका भी भला होगा, व्यापारियों का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा। 3700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था 49 दिनों के अंदर। ये सच्चाई उस क्वार्टर में, अन्यथा उसके पहले 2000 करोड़ का रेवेन्यू आता था। तो बिना छापा मार हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रिटेल सेक्टर में एफडीआई को विड्रॉ करने का काम करेंगे। और पहली सरकार थी जिसने रिटेल सेक्टर में एफडीआई विड्रॉ करने का काम किया था। बीजेपी ने वादा किया था, ना मध्य प्रदेश भी किया, ना राजस्थान भी किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। और हम आज भी कहते हैं कि वैट का जो फॉर्म है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
हमने अपनी सरकार के दौरान वैट के फॉर्म का सरलीकरण का काम शुरू किया था, और हमारी सरकार आएगी, हम वैट को दिल्ली के अंदर बाकी राज्यों की तुलना में कम करेंगे। और आज दिल्ली के अंदर व्यापार क्यों नहीं पनप रहा? क्योंकि हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी इलाकों के अंदर वैट जो है हमसे सस्ता है। व्यापारी वहां जाते हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है। आप वैट कम करिए, व्यापार यहां बढ़ेगा। जब व्यापार यहां बढ़ेगा तो टैक्स का कलेक्शन भी यहां बढ़ेगा, और जब टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, जब व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। जो हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार, यहां 27 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की वजह से आज सिर्फ 7 इंडस्ट्रियल यूनिट काम करती है, बाकी 20 बैठी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो कहते हैं उसको अमल करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज वक्त इस बात का है कि 7 फरवरी को जब आप लोग वोट देने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि ईमानदार आदमी को चुने, उन लोगों को न चुने जिन्होंने 68 साल आपके साथ धोखा देने का काम किया है। आप ईमानदार सरकार बनाएं, झाड़ू पे मोहर लगाएं, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद।